नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी संविधान में बदलाव की शुरू हुई कोशिशों की, लखनऊ में शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस के लाठीचार्ज की, जानेंगे किसानों से कब शुरू होगी सरकार की बात, यूपी में ब्राह्मणों की नाराजगी से क्यों डरी बीजेपी सरकार, बात करेंगे मोदी को लेकर बीजेपी विधायक की नाराजगी की, पंजाब में सिद्धू के बयान पर तेज हुई सियासत की, और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी के बिखरते सपनों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली पहुंचा ओमिक्रॉन। विदेश से आया एक व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव, एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है इलाज। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने संसद टीवी से दिया इस्तीफा, राज्यसभा से निलंबन को बताया इस्तीफे का कारण। मानसून सत्र में हंगामे पर राज्यसभा सभापति ने प्रियंका सहित 12 सांसदों को शीतकालीन सत्र से किया निलंबित। संसद टीवी के शो मेरी कहानी की एंकर थी प्रियंका। आम आदमी पार्टी ने गोवा में भी चला पंजाब वाला दाव। केजरीवाल ने किया ऐलान, गोवा में आपकी बनी सरकार तो हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे प्रति माह। कानपुर टेस्ट में जीत के बेहद करीब पहुंचा भारत। तीसरे दिन का खेल समाप्त। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी में 140 रनों पर गिरे 5 विकेट। अभी भी 400 रन पीछे है न्यूजीलैंड, 2 दिन का समय बाकी। वर्ल्ड टूर फाइनल्स टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल से चूकी भारतीय स्टार पीवी सिंधु। फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया की आन सियोंग ने 16-21, 12-21 से दी मात। सिंधु को मिला सिल्वर मेडल। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। विपक्ष को इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि जिस दिन संसद के दोनों सदनों में बीजेपी बहुमत में होगी, वो संविधान को बदलने की कोशिश शुरू कर देगी, और ये आशंका सच होती दिख रही है। बीजेपी ने दबे पांव संविधान में संशोधन की कोशिश शुरू कर दी है। तो कैसे हुई ये कोशिश, जिसे विपक्ष ने कर दिया असफल? देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। पिछले सप्ताह संसद में काम कम और हंगामा ज्यादा दिखाई दिया, लेकिन सप्ताह के अंतिम दिन जरूर संसद में कामकाज ठीक ढंग से चला। लेकिन उस दौरान भी बीजेपी ने विपक्ष को चिढ़ाने की पूरी कोशिश की। बीजेपी की ओर से संविधान में संशोधन की कोशिश की गई, और वो भी चोर दरवाजे से। जी हाँ, ये कोशिश पार्टी सांसद की ओर से की गई। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जे अल्फोंस ने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। ये कोई साधारण बिल नहीं था, बल्कि संविधान संशोधन बिल था। बिल में ये प्रस्ताव दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना में से समाजवाद शब्द को हटाकर उसकी जगह न्याय संगत शब्द जोड़ दिया जाए। बिल पेश होने के बाद उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सदन की राय पूछी। सदन में एक साथ बिल के पक्ष और विपक्ष में आवाज आने लगी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिल पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये संविधान संशोधन बिल है, जिसे राष्ट्रपति की बिना अनुमति के पेश होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने नियम 62 का जिक्र करते हुए कहा कि अगर सदन में संविधान संशोधन से जुड़ा बिल पेश किया जाता है तो ऐसे बिल पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश जरूरी है, और सदन में जो बिल बीजेपी सदस्य ने पेश किया है उसमें इस तरह की मंजूरी या सिफारिश का नोटिस नहीं दिया गया है। इस बारे में एक मंत्री के द्वारा सूचित किया जाता है, लेकिन बीजेपी सदस्य ने किसी भी नियम का पालन नहीं किया है। विपक्ष के भारी विरोध के बीच उपसभापति ने भी ऐलान किया कि बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी या सिफारिश नहीं मिली है। उपसभापति ने भी कहा कि वो इस पर फैसला नहीं करेंगे, बल्कि सदन तय करेगा। हंगामा होता देख सत्ता पक्ष के एक सदस्य ने उपसभापति से बिल को रिजर्व रखने की सलाह दी, जिसके बाद इस बिल को रिजर्व रख लिया गया और संविधान की प्रस्तावना बदलने की बीजेपी की कोशिश सफल नहीं हो पाई। इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा संविधान बदलने की एक चोरी संसद में पकड़ी गई, जब इन्होंने संविधान की प्रस्तावना, जिसे इसकी आत्मा कहा जाता है, उसमें से समाजवादी शब्द को हटाने का संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। लेकिन हमारे सजग और सतर्क सदस्यों ने कड़ा विरोध कर इस विधेयक को वापस कराया। अभी बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन जब बीजेपी राज्यसभा में बहुमत में होगी तो क्या उस समय बीजेपी की कोशिश कामयाब हो जाएगी? क्या बीजेपी संविधान में बदलाव का मन बना चुकी है? ये देखना होगा। प्राइवेट बिल के सहारे संविधान संशोधन की कोशिश भले ही अभी विपक्ष ने रोक दी हो, लेकिन यदि बीजेपी का राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो गया, तब शायद बिल सरकार की ओर से ही पेश हो जाए। बीजेपी सरकार संविधान बदलने की तैयारी में तो दिख रही है, लेकिन लोगों की जरूरत के अहम मुद्दों पर चुप्पी साध लेती है, उन्हें दरकिनार करने की कोशिश भी करती है, और जरूरत हुई तो ताकत का भी प्रयोग करने से नहीं चूकती। ऐसे ही कुछ लखनऊ में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उन छात्रों के साथ किया जो नौकरी की मांग कर रहे थे।
यूपी विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में योगी सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार होती घटनाएं योगी सरकार की टेंशन को बढ़ा रही हैं। राजधानी लखनऊ में शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। ये छात्र शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हुए कैंडल मार्च निकाल रहे थे, तभी अचानक पुलिस के गुस्से का निशाना बन गए। अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई है, जिससे उत्तर प्रदेश में सियासी पारा गर्मा गया है। योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा, साथ ही एक वीडियो भी साझा किया। रोजगार मांगने वालों को यूपी सरकार ने लाठियां दी। जब भाजपा वोट मांगने आए तो याद रखना, बीजेपी सरकार सिर्फ विपक्ष के ही नहीं बल्कि अपनों के निशाने पर भी आ गई है। सांसद वरुण गांधी ने भी पुलिस के इस कृत्य की निंदा करते हुए लिखा, ये बच्चे भी मां भारती के लाल हैं। इनकी बात मानना तो दूर, कोई सुनने को तैयार नहीं है। इस पर भी इनके ऊपर ये लाठीचार्ज। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये आपके बच्चे होते तो इनके साथ यही व्यवहार होता? आपके पास रिक्तियां भी हैं और योग्य अभ्यर्थी भी, तो भर्तियां क्यों नहीं? राहुल और वरुण गांधी के अलावा सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अब यूपी चुनाव सर पर है और लगातार हो रही इस तरह की घटनाएं योगी सरकार की जीत की राह को कठिन करती नजर आ रही हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष कैसे इस मुद्दे को भुनाता है और इस मुश्किल से कैसे बचती है योगी सरकार। नौकरी मांगी तो लाठी मिली, वैसे ये बीजेपी सरकार की नीति में शामिल हो गया है। पहले ताकत का प्रयोग करो, फिर नजरअंदाज करो, विरोधियों को थकाओ, जब कोई उपाय ना बचे तो फिर बात करो, जैसा किसानों के साथ मोदी सरकार ने किया। नाना करते सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए। अब लगभग 10 महीने बाद सरकार किसानों से बात करने को तैयार दिख रही है। बातचीत की ये पेशकश की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। हालांकि सरकार को उम्मीद थी कि कृषि कानून रद्द करने के बाद ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन सरकार ने अभी किसानों की सिर्फ एक मांग पूरी की है। इसीलिए अपनी दूसरी मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। लेकिन अब इस आंदोलन को खत्म कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सरकार अभी तक दावा करती आई है कि वो किसानों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन 22 जनवरी के बाद से सरकार ने किसानों से कोई बात नहीं की है, जबकि किसान बात करने की मांग करते रहे। लेकिन अब सरकार खुद बात करना चाहती है। बीते दिन सिंघू बॉर्डर पर हुई किसानों की बैठक में सरकार से बातचीत करने के लिए 5 किसान नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है। साथ ही शनिवार को सिंघू बॉर्डर पर किसान संगठनों के बीच हुई बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि एमएसपी सहित अन्य मांगों पर ये आंदोलन जारी रहेगा। 5 सदस्यीय कमेटी में शामिल युद्धवीर सिंह ने कहा कि अमित शाह ने हमें कल रात को फोन किया और कहा कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है। सरकार चल रहे आंदोलन का भी समाधान खोजने को तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि 7 दिसंबर को सरकार और किसान नेताओं के बीच हुई मीटिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। अगर इससे कोई सकारात्मक परिणाम निकलता है तो किसान अपने घर जा सकते हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा में शामिल योगेंद्र यादव ने कहा कि सरकार की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं, इसलिए 7 दिसंबर को कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा उन 702 किसानों के नामों की लिस्ट सौंप चुका है जो आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा बैठे हैं। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी प्रदर्शनकारी किसान एमएसपी की कानूनी गारंटी, आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने और लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी को लेकर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक इन मांगों को लेकर कोई समाधान नहीं हो जाता है तब तक किसान वापस नहीं हटेंगे। यानी अब 7 दिसंबर को ही किसानों की आगे की रणनीति का कुछ पता चल पाएगा। अब देखना होगा कि क्या किसानों की मांगों को मोदी सरकार मानती है या नहीं। किसानों के पास 10 महीने बाद सरकार ने बातचीत का संदेश भेजा है, लेकिन तारीख अभी भी नहीं बताई है। सरकार बातचीत के लिए तैयार भी चुनावों के चलते ही हुई है। यूपी सहित 5 राज्यों में 1 महीने बाद ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होना है। इसे लेकर चुनावी राज्यों में राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। चुनावों से पहले दल बदल का खेल जमकर चल रहा है। ऐसे में सपा में आज एक विधायक की एंट्री ने पूर्वांचल में सपा को मजबूती दी है, साथ ही बीजेपी के सारे समीकरण खराब कर दिए हैं, जिससे बीजेपी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। यूपी चुनाव से पहले सियासी दल समीकरणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।
दलित वोट बैंक से लेकर ब्राह्मण वोट बैंक पर राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हैं, लेकिन इस जद्दोजहद में अखिलेश यादव आगे निकलते नजर आ रहे हैं। दरअसल बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी का कुनबा समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तिवारी के छोटे बेटे और चिल्लूपार विधानसभा सीट से बीएसपी विधायक विनय शंकर तिवारी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। ये मुलाकात सपा के लिए फायदेमंद हो सकती है क्योंकि हरिशंकर तिवारी के नाम से समूचे प्रदेश में कई पार्टियों के जातिगत गणित बनते और बिगड़ते रहे हैं। पहली बार जेल में रहते हुए चुनाव जीतकर अपनी धमक का एहसास कराने वाले हरिशंकर तिवारी का नाम राजनीति के धुरंधर तक बड़ी इज्जत से लेते हैं। गोरखपुर के हाता से निकला फरमान कई चुनाव में जीत और हार को तय कर चुका है। कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह और मुलायम सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हरिशंकर तिवारी उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों के गुरु माने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी वजह से सियासत की बाजी भी पलट सकती है और अब अखिलेश यादव भी यूपी की राजनीति में अपनी किस्मत बदलने के लिए इनका साथ लेते नजर आ रहे हैं। ये साथ न सिर्फ मायावती का खेल बिगाड़ेगा बल्कि बीजेपी के हिंदुत्व पर भी भारी पड़ सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मौजूदा बीजेपी सरकार में ब्राह्मणों की नाराजगी बड़ा सियासी मुद्दा रही है। जिस ब्राह्मण समाज को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता था, अब बीजेपी सरकार में भी वही ब्राह्मण समाज खुद को अकेला समझ रहा है। मौजूदा चुनाव में ब्राह्मण वोट बैंक की राजनीति का ही नतीजा था कि बीएसपी ने ब्राह्मणों के सम्मेलन की शुरुआत की तो बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग और प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू किए, लेकिन अब अखिलेश यादव ने भी कमर कस ली है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के वक्त ब्राह्मण वोट बैंक किसके खाते में जाता है। यूपी में ब्राह्मण पहले से ही बीजेपी से नाराज दिख रहे हैं। ऐसे में अगर वो सपा के पाले में गए तो बीजेपी की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। वैसे बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष के साथ पार्टी के अपने भी बढ़ा रहे हैं। कभी नेताओं से पार्टी का आलाकमान परेशान दिखता है तो कभी पार्टी आलाकमान की नीतियों से नेताओं की मुश्किल बढ़ती दिखती है। बिहार में तो बीजेपी विधायक पार्टी आलाकमान से परेशान दिख रहे हैं। देश की मोदी सरकार का विपक्ष से घिरना तो स्वाभाविक है, लेकिन सरकार अब अपने ही नेताओं के निशाने पर भी आ गई है, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि बिहार में आलाकमान के प्रति नाराजगी कुछ ज्यादा ही देखी जा रही है। दरअसल बिहार में बीजेपी विधायक अपनी ही पार्टी पर जमकर बरसते दिखाई दे रहे हैं। विधायक ने खुद की पार्टी को बेलगाम और नेतृत्वहीन पार्टी तक बता दिया। साथ ही ये भी दावा कर दिया कि मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाले अगले नेता का नाम सुशील मोदी हो सकता है। बिहार के बाढ़ से भाजपा विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि बीजेपी की बिहार इकाई में दो ही नेता हुए, एक कैलाशपति मिश्र और दूसरे सुशील मोदी, लेकिन आज सुशील मोदी को अपमानित किया जा रहा है। उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में भी तवज्जो नहीं दी जाती है और वे पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मंच के नीचे बैठते हैं। उनको लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी की तरह मार्गदर्शक मंडल में भेजने की तैयारी चल रही है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि अब बिहार में भाजपा के पास कोई नेतृत्व नहीं है। बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल हो या कोई अन्य नेता, किसी का भी पार्टी पर कोई नियंत्रण नहीं है। यहाँ के नेताओं से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की बात भी नहीं होती है। बीजेपी विधायक ने लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र करते हुए बीजेपी आलाकमान को अपने निशाने पर ले लिया। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के मुताबिक पार्टी में सिर्फ मनमानी चल रही है, यहाँ किसी की नहीं सुनी जाती है और जिन लोगों ने पार्टी के लिए मेहनत की, काम किया, उनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा। बता दें कि पिछले साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सुशील कुमार मोदी की जगह रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। पिछले दिनों हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में उनके भी शामिल होने के कयास थे, लेकिन बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। यानी बीजेपी के अंदर खाने में पार्टी आलाकमान के खिलाफ बगावत के सुर तेज होने लगे हैं, जिससे पार्टी को भारी नुकसान हो सकता है। बीजेपी विधायक अपनी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं तो पंजाब, जहां जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस कुछ दिनों से अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से परेशान दिख रही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लगातार सीएम चन्नी पर सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर सिद्धू ने निशाना साधा है, लेकिन इस बार उनके निशाने पर कांग्रेस नहीं बल्कि विरोधी है। पंजाब कांग्रेस प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर बदलते रहते हैं। कल तक अपनी पार्टी पर कटाक्ष करने वाले सिद्धू अब विपक्ष पर बरसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, खासकर जब से उनकी मुलाकात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से हुई है। पंजाब कांग्रेस की ओर से आयोजित एक प्रोग्राम में सिद्धू ने भारत की शिक्षा प्रणाली पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि आज पंजाब में लोगों के पास डिग्रियां बहुत हैं मगर नौकरियां नहीं हैं।
किसी भी देश, राज्य या संस्थान में अवसर पैदा किए जाते हैं, लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम व्यावसायिक नहीं है। इसे बदलने की जरूरत है। सिद्धू ने जॉब के मुद्दे पर पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा, एक आए और कहा कि 26 लाख नौकरियां देंगे, घर घर नौकरी देंगे। फिर दूसरे आए और बोले कि कैप्टन साहब की पर्ची रखो, हम आपको नौकरी देंगे। इनसे भी ऊपर दिल्ली में आए जिन्होंने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही, मगर हकीकत में कितनों को नौकरियां मिली, सब शिगूफे निकले। कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिए बगैर सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब में 26 लाख लोगों को नौकरियां देनी हो तो कम से कम 93,000 करोड़ रुपए का बजट चाहिए। बताओ कितनों को नौकरी मिली? प्रधानमंत्री कहते रहे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 8 लाख को रोजगार देने का वादा किया, मगर असल में 5,000 को भी नहीं मिली। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के वादों पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की महिलाएं भिखारी नहीं हैं। पंजाबियों को मुफ्त में कुछ नहीं चाहिए, बिजली भी फ्री नहीं चाहिए, मगर 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से 24 घंटे चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपनी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जब मुझे लगता है कि सियासत मुझ पर हावी हो रही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूं। उसके बाद पार्टी वाले फिर मुझे ढूंढ कर ले आते हैं। मैं सच्चाई से पीछे नहीं हट सकता। यानी अभी भी उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अपनी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं और इस्तीफा तक दे सकते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम के बिखरते सपनों की। अपने पहले कार्यकाल की शुरुआत में ही मोदी सरकार ने देश की जनता को कई बड़ी परियोजनाएं देने का वादा किया था, लेकिन अब दूसरा कार्यकाल भी लगभग आधा निकल चुका है और परियोजनाएं खत्म होना तो दूर अभी तक शुरू नहीं हो सकी हैं। और उनमें से एक परियोजना है बुलेट ट्रेन, जो पीएम मोदी के अनुसार 2023 तक पूरी होनी थी, लेकिन अब पीएम मोदी उसका नाम तक लेते नजर नहीं आते। जब इस बारे में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से पूछा गया तो उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया। तो आखिर क्या बोले वैष्णव, देखिए खास रिपोर्ट। पीएम मोदी वैसे तो लगातार किसी न किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन करते नजर आते हैं। बीते दिन ही वो उत्तराखंड के देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं की शुरुआत पीएम इस समय कर रहे हैं वो समय पर पूरी भी हो जाएंगी, इसे लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिन्हें लेकर सरकार की ओर से प्रचार तो बहुत किया गया, लेकिन बाद में उन्हें भुला दिया गया। पीएम मोदी भी अपनी कई परियोजनाओं को याद नहीं रखना चाहते, जिनमें से एक है बुलेट ट्रेन। आपको बता दें कि जापान के सहयोग से भारत मुंबई अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम कर रहा है। पहले कहा गया था कि प्रोजेक्ट पर काम मार्च 2020 में शुरू हो जाएगा। 1,08,000 करोड़ रुपए की लागत की इस परियोजना को दिसंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। सरकार हर हाल में 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बुलेट ट्रेन शुरू करना चाहती थी, लेकिन जब काम समय पर शुरू नहीं हो पाया तो इसकी समय सीमा को बढ़ाकर 2025 कर दी गई। अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर के बीच बुलेट ट्रेन गलियारे में 12 स्टेशन होंगे, लेकिन अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि इस परियोजना के लिए अभी तक भूमि अधिग्रहण का काम भी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा साल 2026 तक निश्चित रूप से ये पूरा हो जाएगा। बहुत देर हुई तो भी 1 साल ही होगी, यानी 2026 में भी शायद परियोजना पूरी ना हो पाए। यानी अब पीएम मोदी अपने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इस परियोजना का श्रेय लेकर जनता से वोट नहीं मांग पाएंगे और पीएम मोदी का ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। यानी ये मुद्दा अब चुनावों में भुनाया नहीं जा सकेगा। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।